ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास तक अपन ने ये तो डिस्कशन की अपन ने बात कर ली थी कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है आज अपना। लास्ट क्लास तक हमने फेराडेस लॉ, लेंज लॉ ये सब पढ़ा था। ठीक है, फेराडेस लॉ हमें क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ईएमएफ कब डेवलप होगा, कितना डेवलप होगा, और लेंज लॉ बताता है उसकी डायरेक्शन। इन सबको मिलाकर, इन सारे लॉस को मिलाकर हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखा था कि ईएमएफ जो डेवलप होता है किसी लूप में, किसी भी कंडक्टर में, वो माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा था डायरेक्शन, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा था डायरेक्शन, है ना। ये चीज अपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। फिर हम कुछ केसेस देख रहे थे जिसमें ईएमएफ डेवलप होता है, तो उन केसेस को मैंने आपको समझाने के हिसाब से समझाया था कि कुछ केसेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, कुछ केसेस में एरिया, कुछ केसेस में एंगल। हम फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसे लिखते थे इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट स्मॉल एरिया वेक्टर, इसका इंटीग्रेशन करके फ्लक्स निकालते थे। तो फ्लक्स में तीन चीजें आती है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और उन दोनों के डायरेक्शंस के बीच का एंगल। हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज करके फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। याद करो, मैंने एक स्ट्रेट वायर दिया था जिसमें जो करंट था वो वेरिएबल था, दिस इज वेरिएबल। उसके पास में मैंने यहाँ पर एक लूप रखा था। तो वेरिएबल करंट से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो वेरिएबल हो जाएगी, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने एंगल चेंज करने वाला केस भी देखा था। आपको एक लूप दे दिया था, उसको उसके एक एक्सिस के अबाउट घुमा दिया था हमने, है ना। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दे दी थी मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ भी। तो इस सिचुएशन में भी ईएमएफ आता है। ये तो बिल्कुल एसी में जो ईएमएफ आता है वही ईएमएफ आ रहा था यहाँ पर, दिस वाज एसी जनरेटर। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हमने देखे। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, यहाँ पर एंगल चेंज हो रहा है टाइम के साथ। अभी एरिया चेंज होने वाला एग्जाम्पल नहीं बताया मैंने आपको, है ना। एरिया चेंज होने वाला एग्जाम्पल नहीं बताया, तो आज अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है। चलो, तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। आई हैव एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है विच इज कांस्टेंट, करंट इज नॉट चेंजिंग, करंट इज कांस्टेंट। इस वायर के पास में यहाँ पर एक मैं अरेंजमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ये मैंने कंडक्टिंग रेल्स बना रखी है, कंडक्टिंग रेल्स जिनके बीच में एक आर रेजिस्टेंस से इन्हें कनेक्ट कर रखा है। एंड देयर इज अ वायर, कंडक्टिंग रॉड, दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड जो अच्छे से स्लाइड कर सकती है इन दोनों रेल्स के ऊपर। इसे हम ना मूव करवा रहे हैं, इसे कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं। डायमेंशन बता देता हूँ, दिस इज ए। एट द इंस्टेंट शोन द रॉड इज एट बी डिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस। ठीक है, जब मैंने डायग्राम दिखाया है तो रॉड की इस रेजिस्टेंस से बी डिस्टेंस है। चलो, ये मैंने अरेंजमेंट दे दिया आपको, है ना। ये हम रॉड को उधर की तरफ मूव करा रहे हैं। अब इस रॉड को डेफिनेटली उधर मूव कराऊंगा तो ये जो एरिया होगा बदलेगा, और एरिया बदलेगा तो यहाँ पे फ्लक्स बदलेगा, तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो यहाँ करंट आएगा। तो आप मुझे बताओ कि कितना करंट आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ सब जगह कंडक्टर है ये, और इनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस ओनली यहाँ पर है। चलो, फाइंड इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट फाइंड करिए, करो ट्राई। एरिया चेंज होने का एग्जांपल हो गया ये। चलो, मेरे पास कुछ आया है, टाइम टी में करना है ना, नहीं, एट द इंस्टेंट शोन। जो आपको इंस्टेंट शो कराया है मैंने, उस इंस्टेंट पे क्या ईएमएफ है, उस इंस्टेंट पे क्या करंट है, ये बताना है। ठीक है, एट द इंस्टेंट शोन।
ओके, मेरे पास आंसर आने लग गए हैं। सोहम और अथर्व का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। गोपाल का भी आया है। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, अच्छे से कर लीजिए। अच्छा, ईएमएफ का दिया है, ओके। हाँ हाँ, आपको करंट पूछा है, तो आप ईएमएफ को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से। चलो, अब देखो ये जो डिस्टेंस मैंने बी दिखा रखी है ना, एक्चुअली ये वेरिएबल है। ये एक्चुअली वेरिएबल है क्योंकि वायर मूव करेगा तो वेरी करेगी। तो फिलहाल किसी जनरल डिस्टेंस को अपन मान लेते हैं एक्स है। जनरल डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स है। अब इसको अगर एक्स माना, तो इस लूप में जो फ्लक्स जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो तो हम निकाल चुके हैं, हमने एक दो बार इंटीग्रेशन में करा है ये वाला क्वेश्चन। तो हो जाता है म्यू नॉट करंट इन द वायर अपॉन 2 पाई, नीचे डिस्टेंस तो इंटीग्रेशन में आ जाती थी, इसकी हाइट मल्टीप्लाई होती थी इनटू ln में a प्लस एक्स अपॉन ए, ऐसा एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स एट सम जनरल टाइम। बट अब इस प्लस को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको ईएमएफ मिल जाएगा। ईएमएफ को अगर मैं साइन के साथ लिखूं तो माइनस डी फाई बाई डी टी लिख देंगे। डिफरेंशिएट करो इस एक्सप्रेशन को, सारे कांस्टेंट्स अरेंज कर लो, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, इसलिए 1 अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा। तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसको अपन ने एक्स माना था, जिस पूरे को एक्स माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन ओनली बी आने वाला है, डी एक्स बाई डी टी आएगा, जिसको हमने बी बोल दिया। ठीक है, और एक साइन बाहर लगा देंगे माइनस, विच शोज द डायरेक्शन। ये ईएमएफ आ गया। बस इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट मिल जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट माइनस म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे एट द शोन इंस्टेंट के लिए एक्स को बी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ए अपॉन ए प्लस बी इंटू वी, और अपॉन में रेजिस्टेंस। बस ये आ गया सिंपल सा एक्सप्रेशन, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करके करंट आ गया। ठीक है, चलो। हाँ, डिफरेंशिएशन में, हाँ सॉरी सॉरी, डिफरेंशिएशन में गड़बड़ है। जब रॉड चल रही है तो x बाय ए का डिफरेंशिएशन तो b बाय ए आएगा ना, b बाय ए होना चाहिए ना। हाँ, तो ये मेरी मिस्टेक थी यहाँ पर, ये मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये करेक्ट हो गया। चलो, अब डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या आएगा इस इंड्यूस करंट का? तो देखो, जब ये रॉड उस तरफ मूव करेगी तो इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो तो इनटू द बोर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करी हमने। और जैसे जैसे रॉड उधर जाएगी, अंदर वाला फ्लक्स क्या होगा? एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स का क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो रॉड के उधर जाने से अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है। अब उसको अपोज कैसे कर सकते हो? अपोजिट फ्लक्स बना के, अपोजिट फ्लक्स बना के, अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा है तो अपोजिट फ्लक्स बनाओ, तो ऐसा करंट आना चाहिए। इंड्यूस करंट इस तरह से आना चाहिए, अपोजिट फ्लक्स बनाने के लिए इंड्यूस करंट। ये हमेशा इंड्यूस करंट कैसे निकालते हैं डायरेक्शन में? हमेशा जो भी फ्लक्स की पहले डायरेक्शन है वो समझो। तो फ्लक्स की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड थी, तो फिर देखो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो रॉड मूव करेगी तो एरिया बढ़ेगा, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। तो इनसाइड फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, अपोजिट अपोजिट आपको फ्लक्स बनाना पड़ेगा, इसलिए करंट ऐसा आना चाहिए। चलो, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये आ गई। क्या ये समझ में आया? सबको क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने ये एक और क्वेश्चन देखा जिसके अंदर एरिया चेंज हो रहा था। हमने हर तरह के एग्जांपल देख लिए, देखो, है ना। चलो, तो अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से।
हैव एन कंडक्टिंग रिंग और ये मैग्नेट फॉल कर रही है, देयर इज अ मैग्नेट which is falling through conducting ring. Ring is fixed. Ring is fixed. There is a magnet which is falling through conducting ring and ring is fixed. ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या है. There is a conducting ring, इसमें करंट फ्लो कर सकता है, and there is a magnet. मैग्नेट को अपन ने गिरा दिया, ठीक है, वो रिंग के बिल्कुल एक्सिस के अलोंग फॉल करके जा रही है, रिंग के बिल्कुल एक्सिस के अलोंग फॉल करके जा रही है. ठीक, अब जब ये फॉल करेगी तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जब रिंग के ऊपर मैग्नेट है और रिंग के नीचे मैग्नेट पहुंच जाएगी, इन दोनों सिचुएशन में मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, जी से ज्यादा होगा, जी से कम होगा, ये बताना है. ठीक है, यहाँ पर रिंग का, यहाँ पर मैग्नेट का एक्सेलरेशन मान लो a1 है, यहाँ पर मैग्नेट का एक्सेलरेशन मान लीजिए a2 है, तो कंपेयर a1 एंड a2, कंपेयर a1 एंड a2, दोनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन कितना होगा, जी से बड़ा है, जी से छोटा, बस ये बताना है आपको. यहाँ पर एक्सेलरेशन मान लो a1 है, यहाँ एक्सेलरेशन a2 है, तो दोनों को कंपेयर करना है आपको जी से. चलो, अलग अलग तरह के आंसर्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों, मैक्सिमम बच्चों के सही दिख रहे हैं मुझे आंसर, बहुत बढ़िया. सम्यक वेरी गुड. गगनदीप थोड़ा मिस्टेक है, सोहम थोड़ा सोचो. गोपाल वेरी गुड. यस यशवर्धन, शांतनु. चलो, काफी मिक्स टाइप के आंसर्स आ रहे हैं. अब देखो, जैसे ही मैग्नेट फॉल करने लगेगा तो इस रिंग में इंड्यूस करंट आ सकता है, इस रिंग में इंड्यूस करंट आ सकता है, और वो इंड्यूस करंट इसका अपोजिशन ही करेगा ना, अपोजिशन ही करेगा. भाई जो भी चीज होती है उसका अपोजिशन करता है इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट कुछ ऐसा आएगा कि ये मैग्नेट का नीचे आने का अपोजिशन हो, तो मैग्नेट पे एक फोर्स mg का तो नीचे लग रहा है, और इस इंड्यूस करंट की वजह से एक फोर्स ऊपर लगेगा. तो इंड्यूस करंट कैसा आएगा, जिससे नॉट पोल है तो यहाँ पर भी नॉट बन जाए, ऐसा इंड्यूस करंट होना चाहिए नॉट बनने के लिए. यहाँ पे अपन को लूप नॉट जैसा दिखेगा, तो ये रिपल्शन का फोर्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. रिपल्शन का फोर्स जनरेट हुआ मतलब एक्सेलरेशन डेफिनेटली अब जी से कम हो जाएगा, बिकॉज ये मैग्नेट एक रिपल्शन भी फील कर रही है. जब मैग्नेट नीचे जाएगी तो उसके नीचे जाने की वजह से क्रिएट हो रहा है ना यहाँ पे करंट, मैग्नेट जब नीचे जा रही है तो उसके नीचे जाने की वजह से करंट क्रिएट हो रहा है, तब भी अपोजिशन होगा. नीचे जाने का अपोज कैसे होगा, यहाँ पर भी ऊपर ही फोर्स लगा के अपोजिशन होगा. मैग्नेट पे ऊपर ही फोर्स आना चाहिए अपोजिशन करने के लिए, उसका वेट तो नीचे होगा मैग्नेट का, लेकिन इस लूप की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा वो ऊपर ही होना चाहिए, ताकि मैग्नेट नीचे ना जाए. नीचे जाने का अपोजिशन करने के लिए ऊपर ही फोर्स आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको समझ में आ रहा है आपको देख करके, वेट और ऊपर की तरफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन इज लेस देन जी, दोनों ही एक्सेलरेशन जी से कम है. अब दोनों को अगर आपस में कंपेयर करना हो, दोनों को अगर मुझे आपस में कंपेयर करना हो, एक्सेलरेशन a1 a2 को आपस में कंपेयर करना हो, सपोज आपको मैंने बता दिया कि ये सेम डिस्टेंस पर है, लूप के ऊपर और नीचे इनकी डिस्टेंस सेम है, लूप के ऊपर और नीचे डिस्टेंस सेम है. अब बताओ एक्सेलरेशन कंपेयर करके बताओ. लूप के ऊपर और नीचे डिस्टेंस सेम है, सम्यक का सही जवाब आया, बहुत बढ़िया. सम्यक का सही जवाब आया, बहुत बढ़िया. बाकी सब गलत दे रहे हैं अभी, सभी का आंसर गलत. ठीक है, मैक्सिमम बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सेम होगा एक्सेलरेशन. आप ये भी तो सोचो कि जब वो नीचे गिरेगी तो इट विल गेन सम वेलोसिटी, यहाँ के कंपेयर में यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ के कंपेयर में यहाँ पर मैग्नेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी इज मोर हियर, वेलोसिटी ज्यादा, तो रेट ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा तो यहाँ पर इंड्यूस करंट ज्यादा आएगा. तो ऊपर वाले सिचुएशन के कंपेयर में नीचे वाले सिचुएशन में ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, है ना, समझे बात. चलो, तो इसका मतलब a1 ग्रेटर देन a2 होगा, बिल्कुल सही. ठीक, चलो, तो अपन ने एक ही सिंपल सा और क्वेश्चन देखा, आगे और बढ़ते हैं. इसमें तो फ्लक्स फ्लक्स में चेंज अपन वैसा देख ही नहीं रहते, हम तो बस
और क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास एक बाउंड्री है, इस बाउंड्री के राइट साइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या करा, एक हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, दिस इज अवर सेमी सर्कुलर लूप, दिस इज अ कंप्लीट लूप। ओके, इसमें ये सेमी सर्कुलर शेप का वायर है, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, इस सेमी सर्कल के डायमीटर पे एक स्ट्रेट वायर लगा के सेमी सर्कुलर लूप पूरा बना दिया हमने। सेमी सर्कुलर लूप की जो रेडियस है इट इज आर, और ये रहा उसका सेंटर। अब उसके सेंटर को हिंज कर दिया हमने, हिंज कर दिया और उसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया। मैंने टी जीरो की सिचुएशन दिखाई है, एट टी इक्वल टू जीरो की सिचुएशन दिखाई है मैंने। ठीक है, मैं सेमी सर्कुलर लूप को रोटेट कर रहा हूं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड अबाउट दिस पॉइंट हिंज करा है यहाँ पे, और ये पूरा कंडक्टर का बना हुआ है। ठीक, तो साउंड कम हो गया अचानक, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस, बच्चे सब बोल रहे क्लियर है। ठीक है, चलो, सो सेमी सर्कुलर लूप इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट, इसको हिंज करके उसको घुमा रहे अपन। चलो, अब आप बताओ कि इस लूप में जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो क्या होगा, और ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बताओ, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इन लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उनके ग्राफ भी बनाएंगे, एंड ग्राफ करो, दोनों का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेशन बताओ एंड ग्राफ भी बनाओ। आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है रचित। गगनदीप का आंसर आया है, ठीक है गगनदीप, चेक करते हैं। और रचित, हाँ आपका आंसर तो सही है रचित, पर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है। हार्दिक का भी आंसर आया है। हार्दिक, फ्लक्स का ये आंसर ठीक है, लेकिन मैंने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है, तो थोड़ा और अच्छे से सोचो, कुछ अभी मिस्टेक है आंसर में। नहीं बुराउद्दीन, गलत है। हाँ कुशाग्र, पर अच्छे से सोच समझ के जवाब दो। नहीं गगनदीप, तो मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, सब पार्शियल आंसर है, सब आधे अधूरे आंसर्स है। ठीक है, आप अच्छे से सोचिए, आधे अधूरे आंसर मत दीजिए, है ना। मैंने आपसे फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है पूरा पूरा, तो आप अच्छे से सोच समझ के जवाब दीजिए, आधे अधूरे आंसर मत दीजिए। सो हम गलत है।
चलो अब अथर्व का मुझे सही दिख रहा है। हाँ, ये एक अथर्व का अभी सही जवाब आया। दिस इज अ सेमी सर्कुलर रिंग। रिंग है, लूप मैंने बोला है, सेमी सर्कुलर लूप। बिल्कुल सही अथर्व। तो अथर्व महाजन का भी ठीक आया है और अथर्व बेंदले का भी ठीक आया है, बहुत बढ़िया। चलो अभी दो बच्चों के सही जवाब आए बस मेरे पास, है ना, बाकी सबका गलत है। दोनों अथर्व के सही है, बाकी गलत है। विघ्नेश गलत है। मतलब मुझे आप अगर पूरा फंक्शन नहीं दोगे ना तो फिर मैं गलत ही बोलूंगा। अच्छा, आप सबको एक हिंट दे देता हूँ। चलो सिद्धेश का भी आया है अब। ठीक है, आप सबको एक हिंट दे देता हूँ कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। आप है ना, इसको घुमा रहे हो तो ये तो सोच रहे हो कि वो अंदर जा रहा होगा, लेकिन जब ये पूरा पाई एंगल घूम चुका होगा उसके बाद का क्या होगा वो भी तो सोचो। जब ये अंदर जा रहा है तब तो ठीक है, तब तो अधिकतर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं मुझे। बट जब ये पूरा पाई एंगल घूम गया उसके बाद क्या होगा ये भी तो सोचो। वहां गलती है आप सबकी, जिनकी भी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, चलो अब सिद्धेश ने भी कुछ दिया है। ठीक है सिद्धेश, देखेंगे। अब मुझे लगता है कि मेरी हिंट के बाद आप सबके सही आएंगे। हाँ बिल्कुल सही सोहम। गगनदीप वन आएगा, वन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो अब कई बच्चे समझ रहे हैं, अब मुझे कई बच्चे बता रहे हैं, है ना। तो देखो क्या होने वाला है, जैसे से अंदर जाएगा पहले तो डायग्राम बनाओ, है ना। बिना डायग्राम के अपन उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले तो डायग्राम बनाते हैं। छोटे से टाइम टी बाद देखेंगे तो थोड़ा बहुत लूप अंदर जा चुका होगा, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनना चाहिए। ये सेमी सर्कुलर लूप थोड़ा बहुत अंदर जा चुका है तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। मान लो सेमी सर्कल है ये। ठीक है, तो ये सेंटर कितना एंगल अंदर जा गया होगा, दिस एंगल शुड बी ओमेगा टी। ये एंगल अगर ओमेगा टी है तो ये सेक्टर बनेगा। सेक्टर का एरिया लिख के मुझे फ्लक्स तो कई बच्चों ने बता दिया था ये, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द सेक्टर, वो हो जाएगा सेक्टर का एंगल, है ना, ओमेगा टी इंटू आर स्क्वायर बाय 2। ये होता है, हम तो रेडियन में मानेंगे एंगल को, तो ओमेगा टी इज इन रेडियन, रेडियन में जो एंगल होता है इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स कब तक अप्लीकेबल है, जब तक पाई एंगल नहीं घूम जाता है, जब तक पाई एंगल नहीं घूम जाता। तो दिस इज अप्लीकेबल फॉर टी लेस देन पाई बाय ओमेगा एंड ग्रेटर देन 0। ये तब तक अप्लीकेबल है। आफ्टरवर्ड्स क्या होगा, फिर लूप बाहर आने लगेगा, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा डायग्राम। अब लूप बाहर आ रहा है, जितना ज्यादा टाइम पाए से जितना भी एक्स्ट्रा टाइम हुआ होगा उतना उतना बाहर आ गया होगा, उतना उतना एंगल बाहर आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो पूरा फ्लक्स, जब पूरा पाई एंगल घूम जाता है तो जो पूरा फ्लक्स था उसमें से इस सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा आपको। तो कंप्लीट एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस जो एरिया बाहर आ चुका है। अब बाहर कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई, इतना एंगल बाहर आएगा। दिस एंगल इंटू आर स्क्वायर बाय 2, ये वाला एरिया वो बाहर आ चुका है। तो ये हो गया नेट एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड। दिस शुड बी द फ्लक्स, and this flux is applicable when t is greater than pi by omega but less than 2 pi by omega। चलो, क्या बात समझ में आई। ये समझ में आया कि जब अंदर जा रहा है तो फ्लक्स अलग, जब बाहर आ रहा है तो फ्लक्स अलग, है ना। ठीक है,
अब फ्लक्स का अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और उसका फिर ईएमएफ निकालना तो काफी आसान हो जाएगा। तो ग्राफ ऑफ फ्लक्स वर्सेस टाइम, देखो पहले तो लीनियरली बढ़ेगा, टाइम का लीनियर फंक्शन है तो लीनियरली इंक्रीज होना चाहिए, लीनियरली बढ़ेगा फिर लीनियरली ड्रॉप होगा, फिर बढ़ेगा फिर ड्रॉप होगा, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाना चाहिए, है ना। अब अगर मैं ईएमएफ की बात करूं तो हम अगर इस साइन ईएमएफ को देखें दैट इज माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस की वजह से मैं स्लोप का नेगेटिव बोल दूंगा, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव, डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, फ्लक्स टाइम ग्राफ के स्लोप और बाहर माइनस की वजह से नेगेटिव, तो डी फाई बाई डी टी का नेगेटिव दिखा देंगे अपन ईएमएफ को, तो ऐसा मुझे दिखा देना चाहिए अब ईएमएफ का ग्राफ, पहले नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव तो ईएमएफ नेगेटिव, फिर ऐसा ईएमएफ का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। कितना होगा ईएमएफ, सेकंड ग्राफ ईएमएफ का बना दिया अपन ने, कितना होगा यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, तो उसको डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, मैग्नीट्यूड में बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ये होना चाहिए ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम मैग्नीट्यूड ही होगा वो तो। चलो क्या ग्राफ और सब कुछ समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट? अब रचित बोल रहा है सर इसको बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 इंटू साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी कैसे लिख सकते हैं? नहीं बेटा, साइन ओमेगा टी फंक्शन तो साइन का है ही नहीं ना, ये साइन का कहाँ से आएगा फंक्शन, एंगल मैंने लिखा तो है, एंगल से अपन ने सेक्टर का एरिया लिखा उससे अपन ने फ्लक्स निकाला, तो साइन कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड वाला फ्लक्स वापस एक्सप्लेन कर दीजिए, सेकंड वाला फ्लक्स देखो जब ये लूप पूरा पाई एंगल घूम जाएगा उसके बाद का देखो तो बाद में बाहर आने लगेगा, तो जो भी एंगल ऑफ रोटेशन हुआ है यहां से लेके यहां तक, ये वाली लाइन जितना एंगल घूमी है उतना एंगल ऑफ रोटेशन है ना, ये है टोटल एंगल ऑफ रोटेशन, उसमें से पाई एंगल माइनस कर दिया तो बचा हुआ ये एक्स्ट्रा एंगल मिल जाएगा, टोटल एंगल ऑफ रोटेशन इज ओमेगा टी माइनस ये पाई एंगल, तो ये एक्स्ट्रा एंगल मिल गया, तो एक्स्ट्रा एंगल वाला ये एरिया ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम दिस पाई स्क्वायर बाय 2 एरिया, ठीक है। चलो ओके, और किसी को कुछ भी डाउट? चलो अब बच्चे, मुझे सब बच्चे में मैसेज बोल रहे हैं यार, तो ठीक है आगे बढ़ते फिर। देखो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बस फ्लक्स समझना है, फिर आराम से ग्राफ व्राफ सब बता सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन फिर फटाफट। देखो मेरे पास एक रिंग है जिसमें करंट है, there is a current carrying ring of radius r, there is a current carrying ring of radius r and this is the axis of the ring, this is the axis of the ring, इसके एक्सिस पे छोटी सी रिंग है, इसके एक्सिस पे छोटी सी रिंग है और वो जो छोटी सी रिंग है उसका एक्सिस भी दूसरी बड़ी रिंग की एक्सिस की सेम है, मतलब दोनों कोएक्सियल रिंग है, कोएक्सियल रिंग्स दोनों कोएक्सियल है, बट इनके सेंटर्स के बीच में देखो कुछ सेपरेशन है, दोनों कोएक्सियल है बट नॉट कॉन्सेंट्रिक, कोएक्सियल है बट नॉट कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। I have two coaxial ring but they are not concentric, both are conducting, in fact one has a current I but the other is not having some current, not having any current, but it is now moving with speed v, उसको v स्पीड से मूव करा रहा है along the axis ही उसको v स्पीड से ट्रेवल करा रहा है, तो जब इसे हम ट्रेवल करा रहे होंगे तो इसमें भी इंड्यूस करंट आएगा, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है, इसमें रेजिस्टेंस दे दिया मैंने आपको, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस दे दिया आपको, चलो तो बस इसके अंदर आप क्या बताओगे, इंड्यूस करंट, स्मॉल रिंग में इंड्यूस करंट बताना है। अच्छा मैं यहाँ रेजिस्टेंस R बोल रहा हूँ ना, तो ये रेडियस में बदल देता हूँ, बड़े लूप की रेडियस A और छोटे लूप की रेडियस B, मैंने रेडियस चेंज कर दी,
रेजिस्टेंस भी कैपिटल आर बोल दिया था ना, तो रेडियस चेंज कर दी। चलो, तो क्वेश्चन क्या है, एक बड़ी रिंग है, छोटी रिंग है, छोटी रिंग मूव कर रही है बड़ी रिंग के एक्सिस पे, करो बताइए, इंड्यूस करंट निकालिए। इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी, मतलब एक्स दिया है इस इंस्टेंट से निकाल सकते हो। सर रिंग को छोटा डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दे देन एसएचएम होगा, नहीं यशवर्धन, अभी आप ये करो बस, एसएचएम वगैरह के बारे में मत सोचो, यहाँ एसएचएम वगैरह हो नहीं पाएगा बिकॉज रेजिस्टेंस है यहाँ पे। चलो, तो मेरे पास बहुत बड़ा आंसर आया, ऐसा लिखा है बच्चों ने, बी ए के कंपैरिजन में निग्लिजिबल है ना। हाँ, स्मॉल बी स्मॉल ए के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यस बिल्कुल सही। बड़ा आंसर आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो करेंगे क्या, ड्यू टू दिस रिंग, ड्यू टू दिस बिग लूप, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्स के फंक्शन में आ जाएगी। कितनी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 एम, एम होता है इसका आई इंटू पाई आर स्क्वायर, इस करंट को मैंने स्मॉल ए बोल दिया, अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर रेडियस तो क्या मानी मैंने ए, तो ए लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होगा हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सप्रेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू छोटे लूप का एरिया इट इज पाई बी स्क्वायर, तो फ्लक्स इन इट शुड बी बी इनटू पाई बी स्क्वायर, है ना, और बस इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसमें एक्स एक वेरिएबल है, तो अब आपको बस डिफरेंशिएशन करना बचा है इसके अंदर, ठीक है। तो पाई बी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करके अपन पहले तो फ्लक्स लिख देते हैं अच्छे से, फ्लक्स वही लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट ही कर देता हूँ। तो देखो न्यूमरेटर में 2 पाई, डिनोमिनेटर में 4 पाई, न्यूमरेटर में 2 पाई, डिनोमिनेटर में 4 पाई, एक बचेगा म्यू नॉट बाय 2, यहाँ पे पाई बी स्क्वायर का एक पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर का 2 कैंसिल कर दिया मैंने, आई ए स्क्वायर, यहाँ का बी स्क्वायर, ठीक, म्यू नॉट बाय 4 पाई और ये 2 पाई ये कैंसिल होकर म्यू नॉट बाय 2 आ गया, ऊपर ये 2 गया, यहाँ का ये पाई लगा दिया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब बचा हुआ पूरा एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 द डिनोमिनेटर में, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है, पहले तो एक्स, इस पूरे को एक्स मान लो, 1/x की पावर -3/2, तो क्या हो जाएगा -3/2 आगे आएगा, जो भी एक्सप्रेशन था उसकी पावर माइनस और कर देंगे अपन, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 बन जाएगी, और फिर जिसको एक्स पाना था उस पूरे का डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इट विल बी 2x into dx by dt इज v, ये आगे v स्पीड से जा रहा है, तो dx by dt
इज नथिंग बट v। ठीक, ये आ गया ईएमएफ का एक्सप्रेशन, दिस इज ईएमएफ। यू कैन कैंसल आउट दिस माइनस साइन बिकॉज ईएमएफ में एक माइनस साइन हो रहा था ना, माइनस डी फाई बाई डी टी का, तो ये माइनस हटा सकते हो और उसके बाद इसको बस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा। इसमें बस नीचे कैपिटल आर लिखना है तो करंट आ गया। तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं मैं, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस हटा सकते हैं डी फाई बाई डी टी में 3 म्यू नॉट बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर आई एक्स वी अपॉन डिनोमिनेटर में ए की 2 बचा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। बोलो क्या है, समझ में आया? बच्चे बोल रहे पाई स्क्वायर आएगा, नहीं बेटा पाई स्क्वायर नहीं आएगा। देखो न्यूमरेटर में एक पाई, डिनोमिनेटर में एक पाई, एक पाई जो है कैंसिल हो चुका था, फिर बस एक ही एरिया का पाई बी स्क्वायर का पाई आएगा, है ना, सही है वो। हाँ चलो, तो ये अभी सिर्फ ईएमएफ लिखा है, इसमें बस नीचे कैपिटल आर लिख दोगे तो करंट आ जाएगा, है ना, आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, सेम चीज में उल्टी करवा सकता था आपसे, अपोजिट। मैं दे देता आपको, देखो एक बार मैग्नेट, ये सपोज नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और देयर इज अ रिंग, रिंग दे देता। सपोज बार मैग्नेट शॉर्ट है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया मैंने m, मैग्नेटिक मोमेंट, और अब इसकी वजह से x डिस्टेंस पे जाके ये हमारी a रेडियस की रिंग है, a रेडियस की रिंग है, और रिंग को या बार मैग्नेट को किसी को भी मूव करा दिया जिससे x चेंज हो रहा है। तो सपोज मैंने बार मैग्नेट को मूव करवा दिया v स्पीड से, सपोज बार मैग्नेट को मूव करवा दिया मैंने v स्पीड से, तो कुछ वैसा ही जैसा ये क्वेश्चन है वैसे क्वेश्चन कुछ हो रहा है ये भी। हाँ कुछ कुछ दिखने में तो वैसे ही ना, ठीक है। लेकिन अब इसमें करेंगे क्या, शॉर्ट बार मैग्नेट की वजह से इसके पूरे एरिया से फ्लक्स लिखना पड़ेगा, शॉर्ट बार मैग्नेट की जगह, शॉर्ट बार मैग्नेट की वजह से इसके एरिया से फ्लक्स लिखना पड़ेगा। अब रिंग में करंट थोड़ी दिया मैंने, मैंने तो बार मैग्नेट को मूव करवाया है, तो बार मैग्नेट की वजह से आपको यहाँ फ्लक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बार मैग्नेट का फ्लक्स लिखने में आपको ना डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन वो ऐसे एंगल पे भी मूव करती है। आपको एंगल का ध्यान देना पड़ेगा, जो फील्ड लाइन होगी वो एंगल पे चेंज हो जाएगी, एंगल में कन्वर्ट होगी, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके दिखाऊं, जैसे ये हमारा शॉर्ट बार मैग्नेट, और मैं क्रॉस सेक्शन भी दिखाता हूँ उस लूप का, क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाता हूँ, तो हम कुछ रेडियस स्मॉल आर पे जाएंगे तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एंगल पे आने वाली है। वहां मैग्नेटिक फील्ड पूरी इस तरह के एंगल पे आने वाली है। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, इस m के कंपोनेंट लोगे, m के कंपोनेंट लोगे, m का थीटा के अलोंग कंपोनेंट लोगे, m cos थीटा की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग आएगी, फिर m sin थीटा की वजह से दूसरी आएगी, दोनों का रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, a को मैंने स्मॉल नहीं दिया है। चलो, तो फिर आप वो फिर स्मॉल आर रेडियस की एक रिंग जैसी इमेजिन करना, 2 पाई आर डी आर उसका एरिया हो जाएगा, उस पूरी रिंग से मैग्नेटिक फील्ड जो उसके परपेंडिकुलर वाली है वो फाइंड करना, फिर फ्लक्स लिखना। आइडिया समझ में आ रहा है? तो इतना सब क्यों बताया मैंने आपको, ये होमवर्क क्वेश्चन, इतना सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। देयर इज अ रिंग ऑफ रेडियस a and there is a short bar magnet is moving along the axis of the ring, रिंग की जो रेडियस है इट इज नॉट स्मॉल, वो अच्छी बड़ी रेडियस है, तो उस रिंग और मैग्नेट के रिलेटिव मोशन की वजह से रिंग में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, सिर्फ ईएमएफ बताना है, ठीक है। लिख लीजिए होमवर्क क्वेश्चन, ये लिख लीजिए होमवर्क क्वेश्चन। गोपाल कुछ डाउट है क्या, गोपाल गर्ग कुछ डाउट? अच्छा वेरी गुड।
बुराउद्दीन बोल रहा मैग्नेट के रिस्पेक्ट में देखो तो हाँ मैग्नेट के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, एक ही बात है। रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है। देखो फ्लक्स का चेंज, मैग्नेट रेस्ट पे रख के लूप को मूव करा दो, या लूप को रेस्ट पे रख के मैग्नेट को मूव करा दो, बट डिस्टेंस एक्स का रेट ऑफ चेंज तो वैसे ही आएगा ना, है ना। दोनों केस में एक्स का रेट ऑफ चेंज तो वी लिख दोगे, ठीक है। चलो अब रचित ने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। हाँ बस रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अब मेरे पास क्वेश्चन रिपीट करने का बोला गया है तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। एक लूप है रेडियस ए का, कंडक्टिंग लूप है, उसके एक्सिस पे बार मैग्नेट रखी है, बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं हम, है ना। बार मैग्नेट इज शॉर्ट, एम उसका मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया मैंने आपको। अब बार मैग्नेट की वजह से इस लूप से फ्लक्स निकालो और डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकालो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन भी देखो आपके पास लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्धेश ने भी इसका आंसर दे दिया। चलो अच्छे से सोचो, इसको दीजिए आंसर, अच्छे से सोच समझ के करो। डायग्राम देखो, डायग्राम में सब कुछ क्लियर है कि क्या हो रहा है। हाँ ये सब फिक्स्ड है, बस ये देखो यहाँ पर एक जॉकी है जिसको मूव करवाया जा रहा है वी स्पीड से, एक स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है, उस स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट के मूव करने से कुछ होगा सर्किट में, जिससे हो सकता है इंड्यूस करंट आ जाए। तो इंड्यूस करंट की आपको डायरेक्शन बतानी है। अच्छा होमवर्क वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे थे, एक मिनट देखता हूँ। हाँ होमवर्क वाले क्वेश्चन में दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। होमवर्क वाले क्वेश्चन में लूप और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है। किसी को भी एक को फिक्स रख के दूसरे को चला दो, एक ही बात आएगी। अब इसका कई बच्चों का मुझे पास आंसर आ रहा है, कुछ का Q2P और कुछ का P2Q, मतलब दोनों तरह के आंसर्स आ रहे हैं, दोनों तरह के आंसर्स आ रहे हैं। अब डेफिनेटली कुछ बच्चे तो गलत बोल रहे हैं, तो सोचो अच्छे से। चलो ध्यान से देखना, आपको है ना ये बाइंडिंग जो कर रखी है मैंने, मेरे डायग्राम देखो इतना क्लियर दिखा रखा है कि बाइंडिंग की डायरेक्शन समझ में आ रही है आपको। तो ये पहली चीज, तो जॉकी जब उधर मूव करेगा तो इस लूप में जो करंट है, बैटरी की वजह से करंट देखो ऐसा होगा, वो करंट इस तरह से आना चाहिए, और ये जब जॉकी उधर जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट डिक्रीज हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है क्या? रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो रहा है, ठीक है। अब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आने वाली थी, ये लूप में जो करंट की डायरेक्शन है देखो इस तरह से है। तो अगर आप राइट हैंड से देखो तो करंट की डायरेक्शन फिंगर घुमाओ, थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह की डायरेक्शन में क्रिएट होने वाली है, ठीक है। लूप में करंट की डायरेक्शन फिंगर घुमाई, ये जो वायर दिख रहे हैं इनमें नीचे करंट है, बाहर वाले वायर में नीचे करंट है, तो लूप में जो आउटसाइड वायर है उनमें नीचे अंदर ऐसे करंट जा रहा है, तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो कम हो रही है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूसिंग, है ना। और यही मैग्नेटिक फील्ड उससे भी तो पास होगी सेकंड लूप से, तो सेकंड लूप को इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम होती दिख रही है, तो वो उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, वो भी चाहेगा इधर ही करंट बन जाए, इधर ही की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड एक्स्ट्रा क्रिएट हो, तो वो भी ऐसे करंट लाने की कोशिश करेगा, ऐसे करंट लाने की कोशिश करेगा। तो इंड्यूस करंट की अब डायरेक्शन समझ में आ गई हमको, वो कुछ इस तरह से होने चाहिए, सही बात है क्या? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूसिंग, सो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होने से फ्लक्स कम होगा, इंड्यूस करंट चाहेगा कि फ्लक्स कम ना हो, तो उसी डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगा, फॉर प्रोड्यूसिंग सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, इस तरह से करंट आना चाहिए, ठीक है। यस बिल्कुल सही। तो बस अब ये करंट की डायरेक्शन देखो, ये हमको समझ में आ गई, वो P2Q होना चाहिए आंसर। तो मैक्सिमम बच्चों ने मुझे दिया था P2 का आंसर, कुछ ने Q2P भी दिया था, पर सही आंसर P2Q। चलो क्या ये क्लियर है?
अब वो हो गया तो अगला क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक है ना एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंडक्टिंग वायर से सर्कुलर लूप बनाया है। एक कंडक्टिंग वायर से सर्कुलर लूप बनाया है, ठीक है। अ सर्कुलर लूप इज क्रिएटेड बाय कंडक्टिंग वायर। ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी के बारे में सोचना नहीं है आपको। पर ये जो सर्कुलर लूप बनाया है ना, तो सर्कुलर लूप का जो वायर था उसके एंड पर मैंने वायर्स को ज्वाइन नहीं कराए, एक मेटल की रिंग ली या कुछ भी एक रिजिड रिंग ली। उस रिंग से दोनों वायर को नीचे हमने इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। मुझे लगता है शायद आप इमेजिन कर पा रहे हो, एक रोप है, रोप को मैंने इस तरह से सर्कल बना दिया और रोप के दूसरे एंड पे एक छोटी सी रिंग है, रिंग से दोनों रोप के एंड पास करा दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोप के दोनों एंड को पुल कर रहा हूँ विद स्पीड वी पुल कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देर इज सम मैकेनिज्म जिससे शेप हमेशा सर्कल है, शेप हमेशा सर्कल मेंटेन हो रहा है। देर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। चलो, तो डेफिनेटली देखो, अब मैं दोनों तरफ से 20 स्पीड से इसे पुल करूंगा तो इसका एरिया कम होना चाहिए, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ बिल्कुल सही, दोनों को सेम स्पीड से पुल करा है और ये छोटी रिंग होल्ड कर रखी है। दिस इज नॉट मूविंग, छोटी रिंग बस एक कुछ अरेंजमेंट है जिससे अपन ने दोनों थ्रेड को पास करा रखा है, ठीक है। चलो करो ट्राई, करिए ट्राई। चलो क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं, वैसे तो क्वेश्चन काफी बता दिया था मैंने अच्छे से। तो आई हैव अ रिंग जिसके दोनों एंड को जो थ्रेड से बनाई है मैंने एक तरह से, वो थ्रेड को मैं पुल कर रहा हूँ 20 स्पीड से। और ये जो छोटी सी रिंग है, दिस इज रिजिड एंड होल्ड, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज अ रिजिड स्मॉल रिंग विच इज फिक्स्ड। तो ये दोनों थ्रेड को मैं खींच रहा हूँ तो ये रिंग जो है उसकी रेडियस कम होती जाएगी। अब इसमें आपको ये मैं बताना है। चलो काफी काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं, करता हूँ मैं भी, आप देख लीजिए। चलो तो सॉल्व करते हैं अपन। तो दिस लूप इज बीइंग पुल्ड विद स्पीड 2v। आप देखो नीचे दोनों एंड्स को वी स्पीड से पुल कर रहे हैं, है ना। दोनों स्पीड दोनों को वी स्पीड से पुल कर रहे हैं। काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास। वेट, इन दोनों को वी स्पीड से पुल कर रहे हैं अपन। उससे क्या होगा, तो देखो इसकी जो सरकमफेरेंस है ना वो चेंज हो रही है, रेडियस नहीं, सरकमफेरेंस चेंज हो रही है। ये जो रोप की लेंथ है इट इज क्रिएटिंग सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ रोप इज क्रिएटिंग सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस जिसको अपन लिखेंगे 2 पाई आर, उसका रेट ऑफ चेंज इज 2v। ये बात समझ में आई, सरकमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज इज 2v पर, ठीक है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी इज वी, 2v।
तो dr by dt is v by pi, dr by dt is v upon pi। ठीक है, बस अब हमें dr by dt पता चल चुका है, dr by dt पता चल चुका है, तो उसका एरिया लिखो, तो फ्लक्स होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, वैसे डिफरेंशिएट कर दो तो ईएमएफ आ जाएगा, माइनस डी पाई बाई dt होता है, b और पाई कांस्टेंट, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr by dt। अच्छा, dr by dt नेगेटिव होना चाहिए, dr by dt नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज ये धीरे धीरे सरकमफ्रेंस कम हो रही है। बस, तो कुछ नहीं हुआ, अब तो माइनस 2b पाई माइनस कैंसिल हो गया, बिकॉज dr by dt को मैं माइनस से सब्स्टिट्यूट करूंगा v बाय पाई, तो v बाय पाई डालने से यहाँ v आ जाएगा। क्लियर? बोलो, ये समझ में आ रहा है? एक r भी तो रहेगा, dr by dt r स्क्वायर का एक r भी तो आएगा, एक r भी तो आएगा, तो इनटू r। चलो, क्या है, समझ में आया? सर r नहीं, अब उनको, हाँ, रेडियस का चेंज नहीं लेना था, बिल्कुल सही, कई बच्चों ने बहुत इसमें मिस्टेक्स करी है, रेडियस का चेंज ले लिया है, रेडियस का चेंज हो रहा है, बट रेडियस का चेंज टू भी थोड़ी है ना, सरकमफरेंस का चेंज है। चलो, तो कुछ बच्चों के मुझे दिख रहे मैच कर रहे आंसर, वो कुछ के नहीं कर रहे। हाँ बोलो। जो अपन मतलब इस कंसेप्ट से कर सकते हैं क्या कि आफ्टर टाइम t कुछ x डिस्टेंस कम हुई है दोनों हाँ, साइड मिला के, तो वो अपने को पता चल जाएगी vt के टर्म्स में, तो पैरामीटर में वो माइनस कर दें और टू वीटी, क्या सर? आप एक्स डिस्टेंस कम हुई है, कौन सी डिस्टेंस, एक्स एक्स किसको बोल रहे हो आप? मतलब सर्कल में से उसके पैरामीटर में से कम हुई है, अपन बाहर निकाल रहे हैं तो। सर्कल की सरकमफरेंस कम हुई है एक्स से, कि हाँ, रेडियस कम मान रहे हो एक्स से? सर्कमफेरेंस कम हुई तो उसकी वजह से रेडियस कम हुई। अच्छा ठीक है, फिर फिर अपन पैरामीटर लिख लेंगे 2 पाई आर माइनस जितनी डिस्टेंस हुई है, दैट इज 2 वीटी माइनस हुई है। ठीक है, फिर सर 2 पाई बाहर निकालेंगे तो जो अंदर होगा वो उसकी न्यू रेडियस हो जाएगी। ठीक है, फिर सर वो रेडियस एरिया में डाल के प्लस निकाल सकते हैं, टाइम का फंक्शन आएगा। हाँ, ऐसे यही आएगा उसमें। हाँ सर, मैंने भी सेम किया, हाँ मैंने चलेगा, चैट में भी इक्वेशन लिखे वो। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। हाँ, मतलब आप किसी इंस्टेंट पे एरिया लिखना चाहते हो ना, किसी इंस्टेंट का एरिया, तो उसके लिए किसी इंस्टेंट की रेडियस चाहिए, तो किसी जनरल टाइम की रेडियस के लिए इसी इक्वेशन से लिख सकते हो। शुरू की सरकमफ्रेंस जो थी 2 पाई आर, उसमें से 2 वीटी, टी टाइम में 2 वीटी माइनस होके नई सरकमफ्रेंस आ जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई, नया रेडियस, न्यू रेडियस मान लो एक्स है ना, ऐसे ही शायद कर रहे हो आप, तो एक्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्स का एक्सप्रेशन 2 पाई, 2 कॉमन ले लो, पाई आर माइनस वी टी अपॉन 2 पाई, ये एक्स का एक्सप्रेशन आ गया, फिर फ्लक्स लिख लो, हाँ ये भी चलेगा, ठीक है, ऐसे भी चलेगा, पर मैंने आपसे उस इंस्टेंट पे पूछा था, देखो मैंने कुछ कहा तो था नहीं कि टाइम का फंक्शन बताओ, तो उस इंस्टेंट पे पूछ रहा हूँ, इसका मतलब। ठीक है, चलो, हाँ दोनों एक्चुअली सेम ही है मेथड, ठीक है, कोई ऐसा फर्क नहीं दोनों में, कोई बात हाँ नहीं। सर, इसमें भी अपन टाइम टी पे 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ वो होना ही चाहिए था, बिल्कुल सही। चलो, तो ये क्वेश्चन अपना क्लियर है, फिर अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ approximate graph of induced current in the loop, there is a small loop, उसकी रेडियस स्मॉल आर है, उसके सेंटर से एक डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, बट द इलेक्ट्रॉन इज स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी, वो इधर माइनस इन्फिनिटी से चालू हो रहा है और ऐसे पास हो रहा है, यहाँ धीरे धीरे ऐसे इस लाइन से इलेक्ट्रॉन चल के पास हो रहा है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन के मोशन में इसमें कुछ करंट आएगा, इंड्यूस करंट, उसका ग्राफ बना। चलो करो ट्राई, करो एक बार ट्राई आप लोग।
ये डिस्टेंस है, हाइट बोल लो या जो भी बोल लो। हाँ स्पीड, हाँ वी ले लो स्पीड। मुझे तो ग्राफ, मैंने तो ग्राफ पूछा है, तो आपको एक्सप्रेशन आप जो एक्स्ट्रा ले सकते हो, मुझे तो ग्राफ में इंटरेस्ट है। ठीक है, कि कैसा दिखेगा ग्राफ अपन को। आप एक्सप्रेशन कुछ भी मान के डिराइव कर लो, अगर आपको कुछ डिराइव करना है। चलो, अगर इसको सुपरफिशियल लेवल से करोगे ना तो गड़बड़ हो सकती है आपसे, सुपरफिशियल लेवल से गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा सा सोच समझ के करो। चलो तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन v स्पीड से ट्रेवल कर रहा था, और मान लीजिए इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस x है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस x है। ठीक है, तो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, उसकी वजह से मुझे करंट एलिमेंट उल्टा दिखेगा। ऐसा करंट एलिमेंट दिखा, ये r वेक्टर दिखेगा, तो dl क्रॉस r मुझे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, वहां मुझे यहाँ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी। बायो सेवर्ट्स लॉ से वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं अपन, है ना। बायो सेवर्ट्स लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मुझे जहां करंट एलिमेंट है वहां से पोजीशन, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसका एक वेक्टर बनाना पड़ता है, उसका एक वेक्टर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं उसका, जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, उसका मैग्नीट्यूड लिखूं, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू वी, क्यू को इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई लिख देंगे, उसकी जो भी वेलोसिटी है क्रॉस आर वेक्टर अपॉन मॉड आर क्यू। क्या ये सही एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं बायो सेवर्ट्स लॉ से? ये समझो अच्छे से, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करो। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन इज म्यू नॉट बाय 4 पाई ई। अब v क्रॉस r का मैग्नीट्यूड, इधर मैग्नीट्यूड है तो इधर भी तो मैग्नीट्यूड लूंगा मैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, v r और दोनों के बीच में एंगल का साइन। अब उनके बीच में एंगल क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का वेक्टर देखो तो इधर है, मुझे लेकिन करंट एलिमेंट का वेक्टर चाहिए, करंट एलिमेंट का वेक्टर इधर आएगा, करंट एलिमेंट का वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल इधर का ये वाला एंगल होगा। दिस इज द एंगल जो मुझे बायो सेवर्ट्स लॉ में लिखना चाहिए, बिकॉज करंट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से इस तरफ क्रिएट होगा, करंट एलिमेंट इधर क्रिएट होगा, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर है और आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का एंगल ये वाला एंगल होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो यहाँ तो सब कुछ ठीक है, वीडियो तो वीडियो क्लियर सबको, सबको प्रॉपर्ली दिख रहा है? बच्चे बोल रहे क्लियर है, ठीक है। चलो तो अब हाँ ओके, तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, दिस इज द आर वेक्टर। सो करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वो डायरेक्शन कुछ करंट एलिमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल ये होगा। ठीक है, अब इस एंगल का मुझे साइन लिखना है, बट साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस एंगल। साइन 180 माइनस पाई, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इसका साइन लिख लो। इसका साइन कितना होगा, साइन ऑफ दिस विल बी a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r, a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो मैं डायरेक्टली उसको a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r लिख देता हूं। ठीक है, ये और साइन थीटा की वैल्यू लिख दी, तो e v और r के मैग्नीट्यूड साइन थीटा की वैल्यू डिवाइड बाय r का क्यूब। तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, पूरा इसको अरेंज करो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई EVA अपॉन r क्यूब। क्या ये सही है?
हाँ वो कर लेंगे अपन। यस, ये क्लियर है क्या अभी जो बात करी? चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन तो निकल गया अपना, है ना। अब बस मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन और ये रेडियस को कुछ मान लेता हूँ और कुछ ले लेता हूँ, तो उसको बी रेडियस ले लेता हूँ, ठीक है। सो नाउ फ्लक्स लिख पाओगे आसानी से, वो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई ई वी ए अपॉन आर क्यूब इंटू द फ्लक्स के लिए इंटू एरिया लिख देना, ये फ्लक्स और फिर फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज से ईएमएफ और उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट। तो एक्सप्रेशन करंट का तुम्हें मिल गया। अब मुझे करंट का एक्सप्रेशन तो चाहिए ही नहीं था, मुझे तो ग्राफ चाहिए। ग्राफ के बारे में सोचो, तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना, इसमें ये आर वेरिएबल है, ये आर वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करोगे तो आर की पावर -3 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगा और इंटू डी आर बाई डी टी आएगा, 1 अपॉन आर की पावर 4 इंटू डी आर बाई डी टी आएगा। और वो जो डी आर बाई डी टी है ना, वो भी v का एक कॉम्पोनेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? इस r को लिखोगे x और a के टर्म्स में, इस r को लिखोगे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, r क्यूब हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। समझे? हाँ, तो अब इसको जब डिफरेंशिएट करने जाओगे ना, तो देखो डिनोमिनेटर में भी x का टर्म रहेगा और न्यूमरेटर में भी x का टर्म आएगा। ऊपर देखो 2x मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशिएट करोगे तो होगा क्या? मैं बाकी सारे कांस्टेंट को छोड़ू, मैं केवल इस पे ध्यान दूं कि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब हम d5/dt निकालेंगे तो कुछ कांस्टेंट्स रहेंगे और कांस्टेंट के साथ ये जो एक्सप्रेशन इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 5/2 और न्यूमरेटर में फिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 2x into dx/dt का मैग्नीट्यूड v। तो सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ऐसा एक्सप्रेशन बनने वाला है। अब इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में भी x है। जब x 0 होगा, जब इलेक्ट्रॉन एकदम यहां पहुंचेगा x इज 0, तो ये एक्सप्रेशन 0 तक पहुंच रहा है, 0 हो रहा है एक्सप्रेशन, करेक्ट है ना। तो x 0 पे 0 मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली यहां पहुंचेगा उस इंस्टेंट पर जीरो फ्लक्स का चेंज हो जाएगा, वहां पे इंड्यूस करंट भी 0 आना चाहिए। d5/dt 0 मतलब EMF 0, d5/dt का मतलब ही तो EMF है, ये EMF है और EMF 0 मतलब करंट 0 है ना। मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो इंड्यूस करंट उस इंस्टेंट पे 0 है। क्लियर है क्या? चलो, सोहम बोल रहा है x इक्वल टू 0 पर तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। आप सोहम जो भी देख रहे हो इस इक्वेशन से देखो ना, आपको यहाँ इस इक्वेशन में कहीं कुछ गलती है मेरी, मैंने इसको डिराइव करने में कुछ गलती करी, बताओ कहीं पे कोई यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? सही है ना। बस तो सिंपल सी बात दिख रही है, x 0 पर फ्लक्स का चेंज 0 मतलब फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज 0 मतलब EMF 0 तो इंड्यूस करंट 0। अब मुझे लगता है इस एक्सप्रेशन को देख के आप समझ सकते हो ग्राफ कैसा होना चाहिए। x की वैल्यू जो पॉजिटिव है, तो EMF पॉजिटिव रहेगा, x की वैल्यू नेगेटिव तो EMF नेगेटिव हो जाएगा, है ना, EMF की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और x इक्वल टू 0 पर EMF 0 है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पहले पास में आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए ऐसा इंड्यूस करंट आएगा। शुरू में इंड्यूस करंट इस तरह का आएगा, शुरू का इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और बाद में फिर क्लॉकवाइज हो जाएगा बिकॉज यहाँ से x के साथ EMF की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इंड्यूस करंट का ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तब 0, उससे पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट मान लो पॉजिटिव है, फिर क्लॉकवाइज करंट मान लो वो नेगेटिव है, ऐसा कुछ ग्राफ दिखना चाहिए। इंड्यूस करंट और ये पोजीशन हो गई जब x इक्वल टू 0 था। तो कुछ समझ में आ रहा है, ग्राफ ऐसा आना चाहिए। यस अंशुल, इन्फिनिटी पर भी 0 होना चाहिए जब x को इन्फिनिटी डालेंगे, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट 0 से स्टार्ट करा। ये ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है
बीच में कहीं पर मैक्सिमम पहुंचा होगा और फिर जीरो की तरफ, जीरो पहुंच के फिर नेगेटिव जाके फिर जीरो ट्रेंड, कुछ इस तरह का ग्राफ आना चाहिए। मैंने मान लिया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव करंट दिखा दिया। हाँ, मेरे पास एक डाउट आया सर, साइन कैसे लिया वो समझा दो। किसका साइन, किसका साइन, साइन कैसे लिया वो समझा दो। किसके साइन की बात कर रहे हो, किसके साइन की बात कर रहे हो, करंट की साइन की बात कर रहे हो क्या? अच्छा, तो आप ये सोचो कि जब इस एक्सप्रेशन में x आ रहा है और x जब इस तरफ था और x जब उधर होगा तो x की डायरेक्शन चेंज होगी ना। अगर इसको मैंने ओरिजिन ले लिया, इसको ओरिजिन ले लिया, तो यहाँ x को नेगेटिव तो उधर x को पॉजिटिव डालूंगा मैं। दोनों तरफ x का साइन अपोजिट होगा, x का साइन अपोजिट होगा यहाँ पर, तो EMF का साइन अपोजिट आएगा मतलब, ठीक है। या ऐसे भी सोच लो कि इलेक्ट्रॉन पहले टुवर्ड्स द लूप जा रहा है तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, जब बाद में अवे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। पहले मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो उसका अपोजिशन करना पड़ेगा, फिर जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ओके, अब देखो, अब कई बच्चों ने मुझे लिख के भी भेजा कि भाई बीच में मैक्सिमम आ रहा है, तो इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, फिर तो बनती है। लेकिन बहुत टफ एक्सप्रेशन बन रहा है ये, मैंने खुद ने पूरा नहीं लिखा, तो अब वो आप लोग ट्राई करना, लेकिन ठीक है, मतलब वो आप कोशिश करके देखना कि कहाँ आ रहा है। थोड़ा सा टफ एक्सप्रेशन है, देखो 5/2 पावर हो गई ना, तो एक बार कोशिश करना कि कहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो इसको ट्राई करिएगा आप, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत जगह मिलता है अपन को, इलेक्ट्रॉन मूव करा है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। कई जगह इसके आंसर में थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये ऐसा कैसा आंसर आ गया, क्योंकि कुछ लोग है ना इसका आंसर इलेक्ट्रॉन को यहाँ और यहाँ देख के दे देते हैं, यहाँ और यहाँ देख के दे देते हैं, तो थोड़ा सा कई जगह गलत भी आंसर मिल सकता है आपको, तो थोड़ा सा उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। मतलब इसमें मैंने देखा है कि कई जगह पे आंसर में कुछ कुछ गड़बड़े होती है। जस्ट अ मिनट, ओके। चलो तो ये एक और क्वेश्चन करा अपन ने, है ना। अब देखो हमने कई क्वेश्चंस कर लिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, हमने कई सिचुएशन में देखा है, एरिया चेंज करते हुए देखा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हुए देखा है, एंगल चेंज करते हुए देखा है ना, सब तरह की सिचुएशंस कवर कर लिया। अब आप लोगों का होमवर्क, बिगिनर बॉक्स 1 और 2 मैंने बोला था पिछली बार कि पार्शियली हो जाएगा, 1 और 2 नहीं, 2 एंड 3। तो अब मैं देख लेता हूँ 2 और 3 पूरा हो जाएगा। BB2 एंड BB3 आप कंप्लीट करके लाओ नेक्स्ट क्लास में, BB2 एंड BB3 कंप्लीट करके लाओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, मैं एक इलस्ट्रेशन 17 जैसा क्वेश्चन में बताता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी करेंगे अपन। तो आपका होमवर्क है BB2 एंड BB3 कंप्लीट करके लाओ, इज इट क्लियर? BB2 एंड BB3 पूरा करके लाओ, ठीक है। अब देखो हमने अभी तक EMF डेवलप होता है ये समझा, EMF क्यों डेवलप होता है ये नहीं समझा था, तो पीछे ऐसा क्या हो रहा है, क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से कि EMF इंड्यूस हो जाता है, तो वो चीज पे अपन बात करेंगे अपन कि व्हाई देयर इज इंडक्शन ऑफ EMF, ठीक है। चलो तो अब मेरे पास ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 4 मिनट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको, चलेगा? ओके, आपका होमवर्क है बिगिनर बॉक्स 2 एंड बिगिनर बॉक्स 3, बिगिनर बॉक्स 2 एंड बिगिनर बॉक्स 3, ये दोनों होमवर्क है आपका। BB2 एंड BB3 ये पूरा करके लाओ, BB1 तो पहले ही हो चुका अपना, ठीक है। चलो, और अब एक काम करना, SCB भी स्टार्ट कर सकते हो इसकी, क्योंकि SCB में भी मैक्सिमम क्वेश्चन तो यही दिखेंगे जो अपन ने करे हुए थे, इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो SCB भी साथ साथ में शुरुआत कर दो, ताकि बाद में एकदम से लोड नहीं पड़ेगा आपके, ठीक है। तो यशवर्धन बोल रहा है 20 से अपन पोटेंशियल लिख सकते हैं,
यशवर्धन क्या पूछ रहे हो आप, ये किस सेंस के बारे में बात कर रहे हो आप? बी से अपन पोटेंशियल लिख सकते हैं, क्या बोलना चाह रहे हो आप? ये आप लोगों को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हो, है ना? अपने पास टाइम है। मैं तो जो पोर्शन स्टार्ट करना है वो अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी 2 मिनट में कोई सेंस नहीं है, होगा नहीं कंप्लीट और आधा अधूरा रहेगा। प्लीज 10 क्वेश्चन नंबर्स ऑफ एससीवी। तो एससीवी में क्वेश्चन चालू कर दो करना, आपको मैक्सिमम होते जाएंगे, ठीक है? बहुत कम अटकेंगे आपसे। पोटेंशियल डिफरेंस ला सकते हैं बी चेंज करके। हाँ बेटा करेंगे, वही तो बातें करना है अपन को कि कैसे क्या होता है, वही तो सीखेंगे अपन। चलो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैं कुछ बता ही देता हूँ, क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगे। देखो मुझे दिख तो रहा है ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन 40 तक करके लाओ, अप टू क्वेश्चन 40 करके लाओ, अप टू क्वेश्चन 40 आपसे हो जाएंगे, ठीक है? अप टू क्वेश्चन 40 आराम से कर सकते हो। उसके अलावा आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो आपसे हो जाएंगे, पर वो चलो अभी नहीं देते अपन। 40 भी बहुत क्वेश्चन है, तो अप टू 40 क्वेश्चन करके लाओ। टोटल 98 क्वेश्चन है, मतलब 100 ही मान लो, तो 100 में से 40 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक? और इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया है BB2 एंड BB3। तो कल तक पूरे नहीं करना है एससीबी के 40, कल तक हो भी नहीं पाएंगे आपसे इतने। अभी BB2 एंड BB3 होमवर्क में मैंने बोला कि स्टार्ट कर लो। चलो सर आगे क्या करेंगे वापस बता दीजिए। अब आगे अपन क्या करेंगे, आगे हम ईएमएफ क्यों डेवलप होता है ये बातें करेंगे। तो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोशनल ईएमएफ मैंने क्वेश्चन बैंक डिस्कशन करते समय भी आइडिया दिया था आपको, वो पढ़ेंगे अपन। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पहले मोशनल ईएमएफ कंप्लीट करेंगे, उसमें लगेगा एक आध लेक्चर, अपना एक लेक्चर पूरा लग जाएगा, उसके बाद फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? तो ये चीज अपन पढ़ने वाले हैं, इसकी थ्योरी पढ़कर आइएगा, बिल्कुल सही, ठीक है? चलो ठीक है, तो अब मैं रुकता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपन। बाय सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।